हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकन शर्मा मेरे प्यारे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, हम इंडियन ज्योग्राफी हम बात कर रहे हैं कि सिंधु रिवर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। हमने कल वाला जो वीडियो पढ़ा था, हमने एक डायग्राम बनाया था और सभी जो हमारी जो सिंधु जो नदी है उसकी सभी सहायक नदियों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। ठीक है, आज हम बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सिंधु नदी और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सभी नदियों का हम एक एक नदी का डिटेल से हम इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, आप मेरे साथ बने रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु नदी के बारे में। ठीक है, इसकी हम चर्चा करेंगे, बहुत ही डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, और आप भी मेरे साथ इसके नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सिंधु नदी तंत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र। ओके, देखिएगा, हम बात कर रहे थे सिंधु नदी तंत्र की बात कर रहे थे, यानी कि सिंधु रिवर सिस्टम, इसकी हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, देखिएगा, हम बात करेंगे सबसे पहले सिंधु नदी की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सिंधु नदी की हम बात करते हैं। फर्स्ट हमारी जो नदी है सिंधु नदी है। ठीक है, सिंधु नदी है। इसी सिंधु नदी की हम चर्चा करेंगे, बहुत ही डिटेल से इसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु नदी का उद्गम। ठीक है, देखिएगा, सिंधु नदी का जो उद्गम है तिब्बत में एक कैलाश जो पर्वत श्रेणी है, यानी कि कैलाश माउंटेन रेंज है, उस कैलाश पर्वत श्रेणी के पास में एक बोखरचू एक क्या है, ग्लेशियर है, वहां से इसका उद्गम होता है। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं उद्गम की बात करते हैं। ठीक है, उद्गम किस नदी का? हमारी सिंधु नदी का। सिंधु नदी का उद्गम होता है जो तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी, यानी कि तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत रेंज श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी के तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी के कहने का मतलब है बोखरचू। देखिएगा, बोखरचू एक क्या है, बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। देखिएगा, उद्गम होता है तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी के एक बोखरचू ग्लेशियर है। उस ग्लेशियर से, इस ग्लेशियर का जो पानी है वो मानसरोवर झील में आता है। मानसरोवर झील। ठीक है, इस मानसरोवर झील में इसका पानी जाता है। तो मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? आपकी सिंधु नदी निकलती है। अब आप जरा मैप में देखिएगा, ये हमारा चाइना है और चाइना का ये जो पार्ट है ये तिब्बत है। ठीक है, और तिब्बत के अंदर एक कैलाश पर्वत श्रेणी है। उस कैलाश पर्वत श्रेणी के ऊपर एक कौन सा ग्लेशियर है? बोखरचू एक ग्लेशियर है, और इस बोखरचू का ग्लेशियर का पानी आता है आपकी मानसरोवर झील में। और ये मानसरोवर झील से, यहां से ये मानसरोवर झील से ये नदी निकलती है। कौन सी? आपकी सिंधु नदी निकलती है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक बार देखिएगा फिर से, तिब्बत की कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरचू ग्लेशियर से जो पानी आता है, जिससे एक मानसरोवर झील का निर्माण होता है, इस मानसरोवर झील से आपकी कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी निकलती है। ठीक है, और सिंधु नदी क्या होती है? ये फिर उत्तर और पश्चिम की तरफ क्या होती है? उत्तर और पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? आपकी जो सिंधु नदी। देखिएगा, ये क्या होता है? प्रवाहित है। फिर ये है तिब्बत पर्वत में, यानी कि जो आपका दमचोक है, दमचोक नामक स्थान पर ये क्या है? भारत में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, देखिएगा, फिर क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है दमचोक, एक दमचोक नामक स्थान है। दमचोक से भारत में
प्रवेश करती है। ठीक है, देखिएगा देखिएगा उत्तर और पश्चिम में बहती है और फिर भारत और पाकिस्तान, भारत और चाइना के मध्य की बॉर्डर पे एक दमचोक नामक स्थान है। उस दमचोक नामक स्थान से फिर ये भारत में क्या करती है, एंटर करती है। कौन सी नदी? आपकी सिंधु नदी आपकी एंटर करती है। ठीक है, देखिएगा इसके अलावा हम बात करते हैं इसकी और खास बात, देखिएगा आगे देखते हैं। फिर देखिए ये नदी आगे जाती है कहाँ? आपके भारत में प्रवेश कर जाती है और भारत में प्रवेश करने के पश्चात ये दो ऐसी रेंज है, यानी कि ट्रांस हिमालय की जो रेंज, माउंटेन रेंज है, एक आपकी जास्कर, एक लद्दाख। जास्कर और लद्दाख रेंज के मध्य से क्या उत्तर और पश्चिम पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। ठीक है, तो देखिएगा जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणी के मध्य से ये क्या करती है, गुजरती है और फिर क्या करती है, उत्तर पश्चिम की तरफ ये प्रवाहित होती है। कौन सी नदी आपकी कौन सी नदी आपकी सिंधु नदी है। ठीक है, देखिएगा ये आपका दमचोक है। ठीक है, तो ये दमचोक के बाद में ये उत्तर और पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। और आपको पता है ट्रांस हिमालय की जो 3 रेंज है, यानी कि इसको बोलते हैं काराकोरम रेंज बोलते हैं, इसको बोलते हैं लद्दाख रेंज और इसको जास्कर रेंज बोलते हैं। तो लद्दाख और जास्कर रेंज के मध्य से प्रवेश करती है, मध्य से गुजरती है और फिर लद्दाख रेंज को काटते हुए ये आपके उत्तर और पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। और उत्तर और पश्चिम की प्रवाहित होने के पश्चात आपका एक गिलगिट नामक आएगा, एक गिलगिट स्थान आएगा जो POK यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पाक अधिकृत क्षेत्र में आता है। तो उस इस गिलगिट के पास में, ठीक है, गिलगिट के पास में जाती है और गिलगिट के पास में जाने के बाद में क्या करती है, ये एक गहरा गाज बनाती है। यानी कि गिलगिट के पास देखिएगा, यानी कि गिलगिट के पास भुंजी गार्ज का निर्माण करती है। कौन सा? भुंजी गार्ज का निर्माण करती है। भुंजी गार्ज का निर्माण करती है। भुंजी गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, देखिएगा ये आपका भुंजी गार्ज है, ऐसे मान लीजिएगा। तो ये भुंजी गार्ज का ये क्या करती है, निर्माण करती है, जो किसके पास है, नंगा पर्वत के पास है। ठीक है, नंगा पर्वत के पास। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि एक गिलगिट नामक नदी भी इसमें आकर मिलती है, जो सिंधु नदी के दाहिने भाग से आकर ये क्या करती है, इसमें मिल जाती है। अब देखिएगा डियर फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। देखिएगा जो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से प्रवेश करती है और लद्दाख और जो बाल्टिस्तान है उसमें गुजरती है, यानी कि लद्दाख और बाल्टिस्तान में गुजरती हुई। देखिएगा यहां पे लिख देता हूं, लद्दाख प्लस बाल्टिस्तान से प्रवेश करते हुए ये कहां जाती है, गिलगिट नामक स्थान पर भुंजी गार्ज का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे गहरा गार्ज है। तो इसको ऐसे लिखिएगा, जो भुंजी गार्ज है विश्व का सबसे गहरा गार्ज है। ठीक है, विश्व का सबसे गहरा गार्ज है और समथिंग 5181 मीटर गहरा है। कितना है, 5181 मीटर गहरा है। तो देखिएगा कितना गहरा है, 5181 मीटर ये गहरा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना तो आपको समझ में आया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिएगा तो नंगा पर्वत के पास में भुंजी गार्ज का निर्माण करती है। ठीक है, अब देखिएगा ये आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद में क्या है कि भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर आ जाती है और भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर से एक चिल्लास नामक स्थान है, उस चिल्लास नामक स्थान से कहां प्रवेश कर जाती है, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। देखिएगा फिर देखिएगा चिल्लास स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। देखिएगा हम इसको फिर से देखते हैं, यानी कि उद्गम से लेकर पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं इसको हम वापस देखते हैं। देखिएगा सिंधु नदी का जो उद्गम है, ये उद्गम होता है आपका जो कैलाश पर्वत रेंज है तिब्बत के अंदर, और वहां पर एक
क्या है, एक ग्लेशियर है बोखरसू ग्लेशियर। इस बोखरसू ग्लेशियर के पानी से किस का झील का निर्माण होता है, मानसरोवर झील का निर्माण होता है। और ये मानसरोवर झील से ये उद्गम होती है, इस आपकी जो कौन सी सिंधु नदी है, ठीक है। फिर ये उत्तर और पश्चिम की तरफ जाती है। उत्तर और पश्चिम तरफ जाने के बाद में, पहनने के बाद में ये राजस्थान में, सॉरी, भारत में प्रवेश करती है। और भारत में कहाँ प्रवेश करती है, दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है। फिर ये दमचौक नामक प्रवेश करने के बाद में लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से गुजरते हुए लद्दाख की पर्वत श्रेणी को काटते हुए लद्दाख और बाल्टिस्तान से जाते हुए ये उत्तर की तरफ जाते हैं। उत्तर की इस तरफ जाने के बाद में ये जो गिलगित नामक स्थान पर है, यानी एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है, जिसको हम बुंजी गार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बुंजी गार्ज कहते हैं। यानी कि बुंजी गार्ज का निर्माण करती है, जो कहाँ है, नंगा पर्वत के पास में स्थित है। फिर ये दक्षिण की तरफ आती है और दक्षिण की तरफ आने के बाद में ये आपके चिल्लास नामक स्थान में पाकिस्तान के अंदर ये प्रवेश कर जाती है। और जो बुंजी गार्ज है वो 5181 मीटर क्या है, गहरा है। तो इसको भी आप इतना डिटेल से पढ़िएगा, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे की बात करते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। आगे फिर हम बात करते हैं आगे, ओके, देखते हैं आगे। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं आगे। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, आगे देखते हैं। फिर देखिए आगे कहां कहां जाती है उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिएगा चिल्लास के बाद में आगे कहां जाती है, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। अब देखिएगा सिंधु नदी के जो बाएं भाग से और दाएं भाग से कौन कौन सी नदियां आकर इसकी सहायक नदी है। तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया था कि सिंधु नदी का जो जैसे ऐसे बह रही है, तो इसका ये तो क्या हो गया, इस सिंधु नदी का दायां भाग हो गया, ठीक है, दायां भाग हो गया, और ये इसका बायां भाग हो गया। तो दायां भाग और बायां भाग से कौन कौन सी नदियां आती है और इसकी सहायक नदियां, तो इसको भी आप बहुत ही डिटेल से पढ़िएगा, ठीक है। तो देखते हैं, इसको आप ऐसे बनाएगा, मेरे साथ बनाएगा। जैसे मान लेते हैं ये आपकी सिंधु नदी है, देखिएगा ये आपकी सिंधु नदी है, बनाएगा, ठीक है। तो कौन सी नदी है, ये सिंधु नदी है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। देखिएगा ये सिंधु नदी है, ठीक है। और ये इसका क्या है, जो इसको बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं इसको तो राइट यानी कि बायां भाग बोलेंगे, बायां भाग, और इसको दायां भाग, दायां भाग। अब देखिएगा दायां भाग, बायां भाग और दायां भाग से कौन कौन सी नदी इसमें आकर मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो इसकी जो दायां भाग है, यानी कि दाएं भाग से कौन कौन सी नदी आके मिलती है। तो मैंने आपको बताया था कौन कौन सी नदी आके मिलती है। तो आप इसको ऐसे बना लीजिएगा ताकि आपको याद करने में बहुत आसान रहे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब लिखिएगा, देखिएगा क्या क्या कौन कौन सी नदी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था शोक नदी, शोक नदी। इसके बाद मैंने बताया नुब्रा नदी, सहायक नदी, ठीक है। फिर मैंने बताया था गिलगित नदी, गिलगित नदी। गिलगित नदी के बाद मैंने क्या बताया था, काबुल, काबुल नदी है, ठीक है। काबुल नदी के बाद मैंने आपको बताया था आपकी कौन सी नदी, कुनान और स्वात नदी, कुनान स्वात नदी, ठीक है फ्रेंड्स। स्वात नदी के बाद मैंने आपको बताया था कुर्रम नदी, ठीक है, कुर्रम नदी। कुर्रम नदी की सहायक नदी बताई थी तोची नदी, ठीक है फ्रेंड्स। तोची के बाद में फिर 3 नदियां आई थी, मैंने बताया था आपको गोमल नदी, गोमल नदी, और गोमल नदी की एक सहायक नदी कौन सी है, कुंदर नदी, कुंदर और झोब नदी, कुंदर और झोब, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स ये सारी की सारी जो नदियां हैं जो सिंधु नदी के
इस दाहिने भाग से आकर मिलती है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा। देखिएगा, शोक नदी है, नुब्रा नदी, गिलगित नदी है, काबुल, कुनान, स्वात, कुर्रम है, तोची है, गोमल है, कुंदर है, और एक आपकी क्या है, झोग है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके दाएं भाग से बाएं भाग से आकर मिलने वाली। ठीक है, सॉरी, दाएं भाग से। अब देखिएगा बाएं भाग से कौन कौन सी नदी आके मिलती है, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले अगर देखें तो आपकी किशन गंगा नदी, किशन गंगा नदी। ठीक है, किशन गंगा के बाद में कौन सी नदी आएगी डियर फ्रेंड्स, बताइएगा। किशन गंगा के बाद में आपकी आएगी कुहर नदी, कुहर नदी। ठीक है, कुहर के बाद में झेलम, झेलम के बाद में चिनाव, चिनाव नदी है, फिर रावी, फिर रावी के बाद व्यास, फिर सतलज। ठीक है, देखिएगा, किशन गंगा, कुहर नदी, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, और 2-3 नदियां और है, जास्कर है, सोहन है। देखिएगा, जास्कर, सोहन है, और नदी है जैसे स्यांग है, सिगार है, स्यांग और सिगार। तो डियर फ्रेंड्स, ये इसकी बायां भाग से आकर मिलती है, यानी कि ये बायां भाग है, ये दायां भाग है। तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, देखते हैं आगे। ओके फ्रेंड्स, देखिएगा, इसको हम रफ कर देते हैं, आगे देखते हैं इसके बारे में। तो ये तो बात हमने कर ली है सिंधु नदी की। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे। देखिएगा, जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी क्या है, जो हमारे भारत में प्रवाहित होने के बाद में पाकिस्तान सीधा अरब सागर में गिरती है। और सिंधु नदी है जो जम्मू कश्मीर के मात्र एक लेह जो जिला है, उस लेह जिले में ही प्रवाहित होती है। तो इसको आप याद रखिएगा, सिंधु नदी सिर्फ लेह जिले में ही क्या करती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, अब देखिए, अलग एक नदी और है, शोक नदी के बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा, शोक नदी है, देखिए मैंने बताया था नुब्रा और शोक नदी। शोक नदी, इसकी खास बात देखते हैं, क्या क्या खास बात है उसको देखते हैं। देखिएगा, शोक नदी है, इस शोक नदी को जो एशिया में एक काराकोरम रेंज है और एक यारकंडी क्षेत्र में इसको मृत्यु की नदी भी कहते हैं, यानी कि इसको क्या कहते हैं, यानी कि काराकोरम। देखिएगा, काराकोरम और यारकंडी में इसको क्या कहते हैं, मृत्यु की नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मृत्यु की नदी। ठीक है, यानी कि मृत्यु की नदी, यह हुई उसे रिवर ऑफ डेथ। देखिएगा, रिवर ऑफ डेथ कहते हैं, रिवर ऑफ डेथ। ठीक है, तो देखिएगा, इसको मृत्यु की नदी भी कहते हैं। काराकोरम यारकंडी नामक क्षेत्र में इसको मृत्यु की नदी भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। देखिए, प्राचीन काल में यारकंडी से इस लद्दाख तक व्यापार इसी नदी के माध्यम से होता था। ठीक है, तो ये आपकी जो क्या है, शोक नदी है। इसके बारे में और चर्चा अगर करें, देखिए फ्रेंड्स, और हम देखते हैं इसके बारे में। देखिएगा, इसके बाद देखते हैं अगली नदी है, इस अगली नदी का नाम है जास्कर नदी। ठीक है, देखिएगा, जास्कर नदी की बात करते हैं। ठीक है, जास्कर नदी की अगर बात करें तो इसकी क्या क्या खास बात है, यानी कि इसका जो उद्गम होता है जास्कर नदी का, जम्मू कश्मीर और जो हिमाचल प्रदेश की एक सरचू नामक स्थान से होता है। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ होता है, सरचू नामक स्थान पर। यानी कि उद्गम की बात अगर करें तो देखिएगा, सरचू नामक स्थान पर ये इसका उद्गम होता है। कहने का मतलब जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर से होता है। यानी कि देखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर और
HP हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर के सरचू नामक स्थान से आपकी जास्कर नदी का उद्गम होता है। यह नदी जास्कर श्रेणी के गहरे गाज का निर्माण करती है, यानी कि जो जास्कर रेंज है, ये जास्कर रेंज है, इस जास्कर रेंज में गहरे गाज का क्या करती है, ये जास्कर रेंज नीचे है, तो जास्कर रेंज में क्या करती है, गहरे गाज का निर्माण करती है आपकी जो जास्कर नदी है। ठीक है, और इसकी और खास अगर बात करें इस नदी की, तो यह नदी नेमू के निकट, यानी कि जो नेमू एक स्थान है, नेमू के निकट फिर किस में जाकर मिल जाती है, आपकी सिंधु नदी में मिल जाती है। यानी कि नेमू नामक स्थान से जास्कर नदी सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो ये इसका बात होगी। हमने बात कर ली श्योक नदी, जो काराकोरम और यार कंडी नामक के स्थान से इसको मृत्यु की नदी यानी कि रिवर ऑफ डेथ कहते हैं। एक जास्कर नदी है जिसका उद्गम जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर से एक सरचू नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। और जो नेमू है, यानी कि जो नेमू नामक स्थान पर जो जास्कर जो नदी है वो किसमें जाकर मिल जाती है, आपकी सिंधु नदी के अंदर जाकर मिल जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये बातें समझ में आ रही है। ठीक है, तो अगली नदी की चर्चा करते हैं। देखिएगा, अब देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं झेलम नदी की, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, झेलम नदी की अगर हम बात करें तो देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा झेलम नदी का लोकेशन देख लीजिएगा। देखिएगा, ये झेलम नदी है, ठीक है, ये झेलम नदी है, फिर आगे बढ़ती है, यानी कि मुजफ्फराबाद और मीरपुर में सीमा बनाती है और बेरीनाग नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, तो इसकी हम चर्चा करते हैं। कौन सी नदी की? झेलम नदी की हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा झेलम नदी का एक दूसरा नाम है वितस्ता भी कहते हैं, यानी कि झेलम नदी या इसको वितस्ता नदी कहते हैं। ठीक है, तो आपने वितस्ता नदी का इतिहास में पढ़ा होगा, जो एशियन हिस्ट्री के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहां पर वितस्ता नदी का नाम आया होगा, एक प्राचीन नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं इसके बारे में। देखिएगा, सबसे पहले अगर बात करें, यह सिंधु नदी की सहायक नदी है, यानी कि सिंधु नदी की ये सहायक नदी है, ये तो सबको पता है। ठीक है, जो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल जो रेंज है, पीर पंजाल गिरिपाद से ये बेरीनाग से निकलती है। ठीक है, तो इसका उद्गम देखते हैं। सबसे पहले उद्गम देखते हैं इसका उद्गम। ठीक है फ्रेंड्स, उद्गम, तो देखिएगा उद्गम कहाँ होता है, यानी कि जो आपकी जो बेरीनाग झील है, बेरीनाग झील है, बेरीनाग झील से ये निकलती है। और बेरीनाग झील कहाँ है? जो आपकी पीर पंजाल जो श्रेणी है, यानी कि पीर पंजाल श्रेणी की बेरीनाग से ये निकलती है। फिर देखिएगा आगे क्या होता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और आपके वुलर झील में बहते हुए, यानी कि फिर ये कहाँ जाती है? श्रीनगर और एक श्रीनगर के अंदर यानी कश्मीर के अंदर एक बुलर झील है, बुलर झील के अंदर ये क्या करती है? गिरती है। फिर बुलर झील से फिर ये आगे बढ़ती है, यानी कि बुलर झील से आगे बढ़ती है और बुलर झील से आगे बढ़ने के बाद में एक गहरे गाज का निर्माण करती है। और गहरे गाज का निर्माण करती है, उस गाज का निर्माण है बांसमंगल घाटी। ठीक है, यानी कि बांसमंगल घाटी, यानी कि बांसमंगल गाज का निर्माण करती है, यानी कि श्रीनगर बुलर झील में गिरने के बाद में जब आगे बढ़ती है, वहां पर बांसमंगल एक गहरे गाज का निर्माण करती है। फिर देखिएगा, ये जो पाकिस्तान के अंदर प्रवेश कर जाती है और पाकिस्तान में प्रवेश करने के पश्चात ये झंग नामक स्थान पर क्या है? चिनाब में मिल जाती है। तो फिर ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। देखिएगा, ये पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले देखिएगा आपकी जो मुजफ्फराबाद है, यानी कि मुजफ्फराबाद प्लस मीरपुर, यानी कि यूं कह सकते हैं भारत प्लस पाकिस्तान की
सीमा बनाती है। ठीक है, देखिएगा, ये देखिए बॉर्डर पे बह रही है उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो इधर तो मुजफ्फराबाद है, इधर मीरपुर है पाकिस्तान, तो इसकी सीमा बनाती है। कहने का मतलब भारत और पाकिस्तान की ये सीमा बनाने के बाद में ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाने के बाद में पाकिस्तान के एक स्थान है, उसका नाम है क्या, झंग नामक स्थान, यानी कि झंग नामक स्थान से ये चिनाब में मिल जाती है, यानी कि झंग नामक स्थान से चिनाब में मिल जाती है। कौन सी नदी, आपकी झेलम नदी। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिएगा इसको। झेलम नदी को प्राचीन यानी कि प्राचीन समय में इसको वितस्ता कहते हैं। इसका उद्गम बेरनाग झील से इसका उद्गम होता है। ये देखिए बेरनाग झील से उद्गम होता है, फिर ये उत्तर और पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने के बाद में फिर ये श्रीनगर और बूलर झील है जम्मू एंड कश्मीर, इसमें जाती है। उसमें बहने के बाद में एक बड़े गार्ज का निर्माण करती है, उस गार्ज का नाम बांस मंगल गार्ज का निर्माण करती है, और भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए, यानी कि मुजफ्फराबाद और मीरपुर की सीमा बनाते हुए पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। और पाकिस्तान में एंटर करने के पश्चात देखिएगा, पाकिस्तान में एंटर करने के पश्चात ये आपका झंग है, झंग नामक स्थान पर आपकी किस में मिल जाती है, आपकी चिनाब नदी के अंदर ये आपके मिल जाती है। ठीक है, तो यहां तक तो डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिएगा, जब ये झेलम नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो इस झेलम नदी का नाम चेंज होता है, उसको बोलते हैं नीलम नदी। तो देखिएगा, पाकिस्तान में प्रवेश करने के पश्चात इसको बोलते हैं नीलम नदी, यानी कि पाकिस्तान में नाम परिवर्तन क्या है, नीलम नदी कहते हैं इसको पाकिस्तान में। ठीक है, तो नीलम नदी कहते हैं। देखेंगे इसके ऊपर दो परियोजनाएं बनी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो तुलबुल परियोजना और एक उरी परियोजना। तो इसके ऊपर दो परियोजना है, एक तो तुलबुल और उरी परियोजना। तो देखिएगा, इस पर दो परियोजना है, देखिएगा कौन कौन सी। एक तो तुलबुल परियोजना और एक है उरी परियोजना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया आपकी झेलम नदी के बारे में। एक बार फिर से देखिएगा, इसको और समझा देते हैं आपको। देखिएगा, झेलम नदी बेरीनाग झील से निकलती है, फिर उत्तर पश्चिम उत्तर बहती है, फिर ये क्या है, उत्तर पश्चिम के बाद में ये श्रीनगर के अंदर बूलर झील में जाती है, जाने के बाद उससे फिर बाहर निकलती है, फिर दक्षिण की तरफ आती है और भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए, मीरपुर मुजफ्फराबाद की सीमा बनाते हुए पाकिस्तान में एंटर करती है। पाकिस्तान में एंटर करने के बाद में इसका नाम नीलम नदी पड़ जाता है, और फिर ये नीलम नदी आगे जाती है और एक झंग नामक स्थान पर आपकी जो चिनाब नदी के अंदर मिल जाती है। ठीक है, और इसी के ऊपर दो परियोजनाएं हैं, एक तो तुलबुल परियोजना, एक उरी परियोजना। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया आपका झेलम नदी का फंडा हो गया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगली नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा, अगली नदी हम बात करेंगे, कौन सी नदी है फ्रेंड्स, आप बता सकते हो। यानी कि झेलम नदी के बाद हम चिनाब नदी की बात अपन करते हैं, तो उसको चेनाब भी बोलते हैं या चिनाब भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चेनाब नदी का जो इतिहास में नाम था अस्किनी, इसका प्राचीन नाम है अस्किनी नदी। ठीक है, देखिएगा, इसको बोलते हैं चिनाब नदी या चेनाब नदी बोलते हैं, चेनाब या उसको अस्किनी नदी भी कहते हैं। ठीक है, चिनाब नदी या अस्किनी नदी। ठीक है, चेनाब नदी या इसको अस्किनी नदी कहते हैं। ठीक है, ओके, देखते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो चेनाब नदी है, ये चेनाब नदी जो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, जो चंद्रभागा दो जो नदियां वो वहां से ये निकलते हैं, दो धाराओं में ये निकलते हैं। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं उद्गम की बात अगर करते हैं, उद्गम की बात करते हैं। देखिएगा, यानी कि यहाँ पर एक दर्रा है, उसका नाम है बाड़ा लाचा दर्रा। ठीक है, तो देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे एक दर्रा बना देता हूं, ये बाड़ा लाचा दर्रा ऐसे मान लीजिए आप। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये बाड़ा लाचा दर्रा है, कौन सा, इसको हम कह सकते हैं बाड़ा लाचा दर्रा।
ठीक है। बाड़ा लाचा दर्रा है और इस बाड़ा लाचा दर्रे से दो धाराओं में ये बहती है, ऐसे दो धाराओं में बहती है। एक धारा ये वाली है, एक धारा ये वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक धारा का नाम होता है चंद्र, एक धारा का नाम है चंद्र और एक धारा का नाम तो भागा, यानी कि चंद्र नदी और भागा नदी। ये दोनों नदियां फिर क्या करती है, आगे जाकर क्या है आपस में मिल जाती है। और ये कौन सा स्थान है, यानी कि जहां पर ये आकर मिलती है, केलांग के निकट तंडी में, यानी कि तंडी नामक स्थान पर, यानी कि केलांग के निकट, केलांग के निकट तंडी नामक स्थान पर ये दोनों नदियां आकर मिल जाती है। कौन सी, चंद्र और भागा नदी। फिर इसका नाम क्या पड़ता है, चेनाब नदी पड़ता है। तो आपको याद क्या करना है, यानी कि जो चेनाब नदी है, चेनाब नदी दो धाराओं से बहती है। एक धारा का नाम है चंद्र और एक धारा का नाम है भागा, ठीक है। जैसे हमारी गंगा नदी भी ऐसे ही बहती है, ठीक है। और राजस्थान में जो लूनी नदी है ये भी ऐसे ही बहती है। तो दो धाराओं से बहती है, एक धारा का चंद्र नदी, एक का भागा नदी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चंद्र और भागा नदी दो धाराओं में प्रवाहित होती है। तो ये बाड़ा लाचा दर्रे से दोनों धाराओं में प्रवेश करने के बाद में एक केलांग नामक एक स्थान है, जहां पर एक तंडी नामक स्थान पर दोनों आकर मिल जाती है। फिर इसका नाम क्या पड़ जाता है, इसका नाम पड़ जाता है चेनाब नदी, चेनाब, ठीक है। इसका नाम पड़ता है चेनाब नदी पड़ जाता है। किसका, आपकी इस अस्किनिया चेनाब नदी का, ठीक है। तो आपको इसको याद करना है, ठीक है। तो दो धाराओं में बहती है। अब देखते हैं आगे, दो धारा है, या हम उसको लाहुल के निकट भी कह सकते हैं, यानी कि केलांग या लाहुल के निकट, लाहुल नामक स्थान भी है, केलांग भी लिख सकते हो, तंडी नामक भी स्थान भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए आगे हम बात करते हैं। तो ये क्या करते हैं, दोनों धाराओं में बहने के बाद में क्या होता है कि जहां से ये आगे दो धारा आपस में मिलते, तो ये इस नाम क्या कहलाता है, इसका क्या कहलाता है, चेनाब नदी कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो और इसकी खास बात अगर बात करें तो इसमें क्या क्या खास बात है उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो नदी है आपकी, जो चेनाब नदी है, ये पीर पंजाल श्रेणी के समानांतर बहती है। जो पीर पंजाल जो माउंटेन रेंज है, इसके क्या कहते हैं, समानांतर बहती है और पश्चिम दिशा में बहती है। और ये जो किश्तवाड़ के निकट गहरा गार्ज बनाती है, यानी कि किश्तवाड़ के निकट क्या करती है, गहरा गार्ज बनाती है, यानी कि किश्तवाड़ के निकट, किश्तवाड़ के निकट ये गहरा गार्ज बनाती है। कौन सी नदी, आपकी चेनाब नदी है, ठीक है। तो चेनाब नदी किश्तवाड़ के निकट गहरा गार्ज बनाती है और गहरा गार्ज बनाने के बाद में क्या करती है, ये आगे बहती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में अखनूर नामक स्थान से ये मैदानों में आती है, यानी कि अखनूर देखिएगा, अखनूर से ये क्या मैदानों में आती है, यानी कि मैदानों में ये प्रवेश कर जाते हैं। तो ये क्या कहता है कि जैसे ये जो सुलेमान रेंज है, यहाँ इसमें बहती है और फिर अखनूर नामक स्थान से क्या कर जाती है, ये मैदानों में प्रवेश कर जाती है। देखिए फ्रेंड्स, ये तो इसके बारे में हो गया। अब इसके ऊपर 3 परियोजना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों परियोजनाओं को आप याद रखिएगा। देखिए सलाल, बगलिहार और दुल्हस्ती परियोजना है। देखिएगा इस पर 3 परियोजना है। देखिएगा एक तो सलाल परियोजना, दुल्हस्ती परियोजना, एक है बगलिहार परियोजना, तो 3 परियोजना है, ठीक है। 2 परियोजना मैंने आपको झेलम नदी की बात बताई थी। इन दो नदी है, 2 परियोजना, एक तो उरी और एक आपकी कौन सी, तुलबुल परियोजना। चेनाब पर 3 परियोजना, सलाल परियोजना, दुल्हस्ती परियोजना और बगलिहार परियोजना, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं इसको, थोड़ा इसको ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। उद्गम होता है चंद्रभागा, 2 नदियों की संयुक्त धारा से बहती है, बाड़ा लाचा दर्रे से बहती है। और केलान यानी कि लाहुल के निकट तंडी नामक स्थान पर दोनों धारा आपस में मिलती है, इसका नाम फिर पड़ जाता है चेनाब नदी। फिर ये किश्तवाड़ के निकट फिर ये गहरा गार्ज बनाती है और फिर ये पाकिस्तान में मैदानों में प्रवेश करती है, अखनूर के पास में। और फिर इसके ऊपर 3 परियोजनाएं हैं। 3 परियोजना कौन कौन सी है, इसको आप जरा देख लीजिएगा। 3 परियोजना है, एक तो सलाल परियोजना, ठीक है फ्रेंड्स। एक है दुल्हस्ती
दुल्हस्ती परियोजना, एक है बगलीहार परियोजना, बगलीहार परियोजना। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। हम देखते हैं आगे की बात अपन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको वीडियो कैसा लगा? आज हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर हम कल देखते हैं और एक नया टॉपिक हम इसके बारे में, यानी कि अगली परियोजना है, इसको देख लेते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिएगा, ये चंद्र और भागा है, फिर ये प्रवेश करती है कहाँ? आपके झंग नामक स्थान पर। इसमें जो झेलम नामक स्थान पर झेलम नदी में आकर मिल जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।